नमस्ते मित्रों। कल हमने ब्रशअप किया था स्कल्पटिंग का, जिसमें टूल्स और स्कल्प्ट के थोड़े बहुत मूव्स को हाथ साफ किया। अभी हम क्या करेंगे, अब हम एक्चुअल कैरेक्टर पर जा रहे हैं, तो उसके भी लिए हमें एक छोटा सा सेटअप करना पड़ेगा ब्लेंडर में। तो पहले देखें तो पहले हमको ये सीन को क्लीन करना है। तो सेलेक्ट ऑल और एक्स डिलीट। ये सीन क्लियर हो गया। मुझे फ़िल्टर में यहाँ पर ये डिसेबल का ये जो ऑप्शन है व्यू पोर्ट डिसेबल, वो ऑन करना है व्यू पोर्ट का। मुझे यहाँ पर रेंडर सेटिंग्स पे अभी कोई काम नहीं करना, इसलिए रेंडर सेटिंग्स को मैं नहीं छूँगा, अभी नहीं छूँगा। उसके बाद मुझे व्यू पोर्ट में एक स्प्लिट्स करने हैं। जैसे यहाँ पर ये कर्सर, यहाँ पर जैसे टू साइडेड एरोज दिखा रहा है, वहाँ पर मैं राइट क्लिक और मैं यहाँ पर स्प्लिट कर देता हूँ। यहाँ मेरे पास ये कैरेक्टर रहेगा, तो ये जो कैरेक्टर है मैं यहाँ पर ड्रैग ड्रॉप कर रहा हूँ, यहाँ आ जाएगा। ओके, और यहाँ से मैं जूम आउट करके एडजस्ट कर सकता हूँ। तो ये मेरा एक सीन सेटअप हो गया। ऑफकोर्स मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ ड्रॉप डाउन करता हूँ, मैं इधर ही स्कल्पटिंग करूँगा। चाहिए तो मैं इसको ऐसे रख सकता हूँ यूँ। अब इसमें मुझे क्या करना है कि मुझे तो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर देखना है, तो ये तो इमेज काफ़ी नहीं है। तो मैं ओपन में मैं यहाँ से दूसरा इमेज ढूंढ सकता हूँ। ये यूँ मैं से एडजस्ट करता हूँ, यहाँ से इमेज में जाता हूँ। मेरे पास बहुत सारी इमेज है, तो मैं यहाँ से एक ये वाला सिर्फ बॉडी वाला स्ट्रक्चर ढूंढ लेता हूँ। जिससे मुझे और डिटेल ढूंढनी है तो मैं यहाँ रेफ़र करके मैं स्कल्पटिंग में ध्यान दे सकता हूँ। क्योंकि एक्चुअली कैरेक्टर में हम अगर पहले सिर्फ ये बॉडी बनाते हैं, नीट क्लीन बॉडी रहेगी, जिस पे हम अपने बाकी के एक्सेसरीज या प्रॉप्स जो भी 3D में बनाएंगे उनको अटैच कर सकते हैं। यानी प्रोसेस कुछ ऐसे होगा कि स्कल्प्ट हो गई बॉडी, तो उस पर जो भी ज्वेलरी है, क्लोथ है, वो सब अलग से 3D में बनेगा, लेकिन बॉडी ही सिर्फ रिग होगी। उस रिग के इन्फ्लुएंस में बाकी के उस पर लगी हुई एलिमेंट्स इम्प्लीमेंट होगी, या फिर कहीं की इफेक्ट होगी, इन्फ्लुएंस होगी। और जो भी पार्ट है, मैं इसको थोड़ा ऊपर रखता हूँ और ये सेट, हाँ, तो जो भी पार्ट है उन डिटेल्स में, उन सारे ऑब्जेक्ट्स पर जो भी डिटेल्स मुझे करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं व्यू को बड़ा करता हूँ, ये तो जैसे मैंने दिखाया कि अभी मुझे क्या क्या करना है। ये कैरेक्टर है, ठीक है, ये कैरेक्टर है, तो इस कैरेक्टर की डिटेल्स के हिसाब से मुझे ये जो पार्ट है वो अलग बनाना पड़ेगा। उसके बाद ये लेफ़्ट आर्म और फीस्ट जो है पाम, वो अलग बनाने पड़ेंगे दोनों तरफ के। फिर दोनों लेग्स, जिसमें नी तक का अलग, नी का अलग, और नी से लेके एंकल तक का एक पार्ट अलग, और फिर फुट। वैसे सारा काम होगा। अब तक मैंने इसमें बिना मोजरी यानी उनके शूज़ के बगैर देखा नहीं है। वनवास के टाइम पे होता है, तो तब की तब सोचेंगे, जब बनाएंगे उस वर्जन को बनाएंगे तब करेंगे। तो अभी ज़रूरत है कि मुझे जो मेरा कंसेप्ट है उसके हिसाब से इनको डेकोरेट करें। तो हाँ, और एक चीज़, आई बॉल्स, माउथ के अंदर की जो चीज़ें होंगी जब एनिमेट होंगे तो ज़रूरत पड़ेगी, तो वो एक चीज़ें अलग बनेगी। ईयर्स अलग बनाकर फिर स्कल्प्ट के साथ, बॉडी के साथ अटैच किया जाएगी। सारे पीसेस वैसे ही अलग होंगे। फिंगर्स, थम्स भी वैसे ही बनेंगे और फिर अलग बनेंगे, स्कल्प्ट होंगे, और ज़रूरत हायर डिटेल के वक्त उनको अटैच कर दिया जाएगा। वैसे ही हेयर और ये सब, हेयर, बियर्ड, मुस्टैच, ये सब भी अलग बनाकर फिर उसके साथ इन्फ्लुएंस में रखेंगे इन रिग। तो ये प्रोसेस होगा। तो जैसे मैंने बताया कि जो जो डिटेल्स है, अब जैसी बॉडी बन जाएगी इनकी, ये पूरी फुल स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसके बाद हम एक एक एलिमेंट ऐड करते जाएंगे। तो एलिमेंट जैसे कि पहले हम धोती के साथ काम कर लेंगे और एक टेस्ट ड्राइव करेंगे, जैसे कि रिग किया तो ये काम करेगा कपड़े की तरह, कितना फ्लुएंट हम उसको एनिमेट कर सकते हैं वो सब देखेंगे। फिर बाकी की जो डिटेल्स होंगी, एक्सेसरीज जो बन जाएगी, जो अटैच होगी, उनको हम लोग अप्लाई करेंगे उसमें। तो वैसे करके हमारे पास ये जो आउटपुट है वैसा लुक आना चाहिए। तो अब जब मैं यहाँ पर हूँ तो मुझे ये कैरेक्टर दिखाना है, बनाना है उसको। तो मैं स्कल्प्ट मोड में जाऊँगा और मुझे पहले एक ऑब्जेक्ट चाहिए। बगैर ऑब्जेक्ट के मैं स्कल्प्ट कुछ नहीं कर सकता। तो शिफ्ट ए, और यहाँ से मैं क्यूब लेता हूँ और मूव करके देखते हैं, जूम करके देख लेते हैं। ओके, तो अभी इस पर मैं फ्रंट व्यू में आ गया और इसको GZ ऊपर लेता हूँ थोड़ा। हाँ, अभी सिर्फ मुझे ये स्ट्रक्चर बनाना है। कौन सा, मैं बताता हूँ, ये वाला। ओके, तो ये इतने हिस्से को बनाने में भी एक टाइम चाहिए, एक टाइम लगेगा। हम लोग शायद से उसको फिर मैं फास्ट फॉरवर्ड ग्लिम्स में कहीं रखूँगा, बट ये स्कल्प्ट करना है। और डिटेल वैसे भी हार्ड नहीं है कि हम नहीं बना सकते, लेकिन वॉल्यूम ऐसा बने वो इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें समय लगाओ, उसमें समय लग सकता है। तो इसको इरेज कर देते हैं। ओके, तो
अब इसको, ये जो क्यूब है उसको मुझे सब डिवाइड करना होगा क्योंकि वो डिवीजन में नहीं है। तो मैं इसको सब डिवाइड करता हूँ, एडिट और सब डिवाइड। राइट क्लिक मेरा ये वाला बटन है आगे का, डाउन वाला पेन के नीचे, तो उससे मैं राइट क्लिक ऑपरेट करता हूँ। अब इसको शिफ्ट आर करके मैं रिपीट कर सकता हूँ। तो जितना रिपीट करना है, अगर नहीं करना तो उतना कम करो अंडू करके। इतना कर लिया, इससे मुझे वॉल्यूम मिलती है। और एडिट मोड से बाहर आके मुझे इसको कंट्रोल टैब से मुझे स्कल्प्ट मोड में आना है। स्कल्प्ट मोड में आने के बाद मैं अपनी स्कल्पटिंग स्किल्स को यूज़ करना शुरू करता हूँ। तो उसमें मुझे चाहिए सिमेट्रिकल चाहिए, क्योंकि अभी फ़िलहाल ये भले पोज में है लेकिन मुझे उनको टी पोज में बनाना पड़ेगा या फिर एम पोज में बनाना पड़ेगा। टी पोज एम पोज मतलब क्या, मैं यहीं पर आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। टी पोज होता है, ये टी पोज है, ओके। और एम पोज होता है जिसमें ये ऐसा है, आपका हाथ ऐसे है। तो ये जो पार्ट है, मैं इसको रेड कलर से दिखाता हूँ। अच्छा, ये चेंज हो जाता है। तो ये जो एम पोज है ये ऐसे काम करता है, ठीक है। अब एम पोज के कारण आपका ये टॉरस वाला हिस्सा कवर हो जाता है। तो ये लॉजिक्स है। अभी ए पोज मैंने नाम लिया था, याद है? तो चलो वो देखते हैं वापस, पुराना कलर। ए पोज कैसा होता है कि ए पोज में ना आपके पास ये है, ये भी है। तो आपने जब ए पोज लिया और है, तो ये ज़्यादातर और थोड़ा नीचे होता है। ये एम जितना ऐसे नहीं होता, इतना होता है। तो अब देखो, तो ये ए पोज हो गया, ओके। यहाँ से भी वो ए पोज ही दिखता है। तो दिस इज द माई ऑब्जर्वेशन। अब पता है, मैंने बताया था आई पोज। आई पोज होता है यूँ। तो आई पोज में क्या होता है ना कि ये आपका, ठीक है, ये, हाँ, और सॉरी, ये कुछ ऐसे बनता है। तो ये होता है आई पोज। फ्रंट में देखे तो फ्रंट में वो सिंपली बस ऐसे खड़ा रहेगा। ये हो गया आई पोज। तो ये आई, तो ये सारे पोजेस के हिसाब से हम अपने रेफरेंसेस को स्टडी करते हैं। और उसमें से इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कैरेक्टर के रेफरेंस के लिए अच्छे से समझ में आता है, वो सारे पार्ट्स को रेफ़र करके 3D में बनाते हैं। तो जब हम यहाँ अभी स्कल्पटिंग कर रहे हैं, तो स्कल्प मोड में वापस आते हैं। स्कल्प मोड में थोड़ा सा इधर ऐसे एंगल रख के मैं यहाँ से एक्स ऑन करता हूँ। और रीमेश में मुझे यहाँ देखना है कि क्या क्या ऑप्शंस है। और तो जो है डिफ़ॉल्ट है ऐसे ही रखो, डजेंट मैटर, जो है सही रखा हुआ है, हमें उसमें छेड़खानी करने की मुझे तो अभी ज़रूरत नहीं है। तो उसके हिसाब से अभी ये एक्स सिमेट्री ऑन किया मैंने। और मैं सबसे पहले एक स्ट्रेच वॉल्यूम बनाता हूँ, यानी कि टॉरस जो है, टॉर्सो जो है वो हम बनाते हैं। तो उसके हिसाब से मैं थोड़ा बहुत यूँ कुछ, अभी कंट्रोल आर करता हूँ तो डिटेल्स थोड़ी और फाइन हो गई। और मैं स्मूथ करके इतना सा वॉल्यूम रेडी हो गया। तो ये करके फिर हमको जो डिटेल्स चाहिए वो हम कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ से माइनस करना है, ओके।
और डिटेल्स ऐड करनी और फिर आगे बढ़ना। तो जैसे मुझे भी अगर स्कल्प्ट करना है, जैसे ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ करते हैं। जो भी पार्ट मुझे वॉल्यूम बढ़ानी है मैं स्कल्प्ट करते जाऊँगा और फिर आगे बढ़ते जाऊँगा। ये डिटेल वैसी नहीं है जैसे आप लोग सोच रहे हैं, ये अभी आपको कुछ सही दिखेगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। अच्छा, हमने लास्ट टाइम ये बताया था मैंने कि भीमसेन अकेले वॉरियर थे जिन्होंने अपना जो भी और जो भी बैटल की हर एक कौरवों से, तो ज़्यादातर उन्हीं के हाथों सारे के सारे 100 भाई मारे गए। लेकिन एक चीज़ समझिए कि उन्होंने चूज़ नहीं किया था कि मैं इन सबको नहीं मारूंगा। इट वॉज इन बैटल कंडीशन, जिसके कारण सबके सब बारी बारी इन्हीं से पास होके जाने वाले थे। और युधिष्ठिर जो उनके बड़े भाई थे उनको पकड़कर कैप्चर करने के लिए, ताकि वॉर खत्म हो जाए और कौरव जीत जाए। द गेम वॉज दिस वे ऑफ द बैटल कि कुछ करो, युधिष्ठिर पकड़े गए तो सब हार गए। तो ये फाइट में सबसे ज़्यादा टफ काम सभी भाइयों का जो था वो इन्होंने ही हैंडल कर लिया कि भाई मुझे पास होंगे तो वहाँ आएंगे, मुझे पास होंगे तब की बात है। तो ज़्यादातर सब जगह वो आगे खड़े रहे, टिके रहे। तो कई ऐसे कंडीशन आए जहाँ पर बाकी भाइयों ने भी बाकी कौरवों से लड़ाई की, लेकिन ज़्यादातर बैटल से यही न्यूज़ मिलती कि इसको भी मारा, इसको भी मारा, उसको भी मार दिया, उसको भी मार दिया। स्पेशली कौरव सारे के सारे इनके हाथों ही ख़त्म हुए। बट जबकि बैटल थी तो सब चारों भाइयों पांचों भाइयों ने लड़ी, सभी ने लड़ी। तो ये चीज़ें थी। बट एक ख़ास चीज़ है, एक ख़ास चीज़ ये है कि सबसे ज़्यादा कहते हैं ना कि फ्यूरियस फाइट जो थी, वो फाइट दुर्योधन के साथ की नहीं थी। सबसे फ्यूरियस फाइट थी उनके गुरु, भीम के गुरु यानी द्रोणाचार्य के साथ थी। भीमसेन के दो गुरु बने थे, पहले द्रोणाचार्य, और उसके बाद कुछ समय के लिए और टैक्टिक्स सीखने के लिए गदा युद्ध का वो कृष्ण भगवान के जो बड़े भाई यानी बलराम, उनसे सीखी थी। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फ्यूरियस फाइट थी वो थी भीमसेन की द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य से सामना, वो फाइट थी जिसमें कुछ भी करके किसी भी हालत में द्रोणाचार्य भीम से बच के या तो भीम को हटा के युधिष्ठिर को कैप्चर करने वाले थे। बिकॉज एट दैट पॉइंट, एट दैट टाइम, दैट डे ऑफ वॉर, कमांडिंग चीफ थे, उनको संभालना था, सेनापति थे, तो उन्होंने ही नेतृत्व करना था उस तक। तो टारगेट ये था कि युधिष्ठिर को तो मैं यूं ही पकड़ के कैप्चर करके वॉर ख़त्म कर दूंगा। बट रीज़न ये था कि भीम थे, तो उनको भी ये डर था कि मैंने इसको सिखाया, इसलिए मुझे पता है इससे पार होना नामुमकिन जैसा है, बट मैं कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी मैं पहले से उन सभी कौरवों को उन्होंने तैयार कर रखा था, भाई ये अनटैकल, मतलब इनको टैकल नहीं किया जा सकता। तो हुआ यूँ कि जब भी ये फाइट करते थे, तो जब भी इन्होंने फाइट शुरू की, जैसे ही वो बार बार द्रोणाचार्य इनके पास आते थे, तो वो अपने गदा और अपने बाकी सारे जो उन्हीं से सीखे हुए जो टैक्टिक्स थे वॉर के, वो सीख कर उनको पीछे ढकेल देते थे। फिर द्रोणाचार्य भी हार नहीं मान रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, आगे बढ़ने की कोशिश की, पुश करके वगैरह सब करके बहुत मेहनत की। तो जो दोनों रथ पर थे, जैसे ही भीमसेन ने अब बोला कि बस हो गया, अब तो मैं नहीं जाने दूंगा, मतलब नहीं जाने दूंगा आगे, तो इन्होंने अपनी जितने भी रथ में जितने भी वेपन थे, खास करके ज़्यादा तो गदा ही होंगे, तो क्या करते थे कि फेंकते थे सामने द्रोणाचार्य के रथ के ऊपर। तकरीबन कुछ 7-8 बार उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य का रथ तोड़ा है। अब एग्जैक्ट क्या नंबर है पता नहीं, लेकिन उन्होंने अकेले ने अपने ही गुरु का रथ गदा फेंक कर तोड़ दिया और वैसे करके उनको रोका। यानी उन्होंने उनको ना ही मारा, ना ही उनको कैप्चर किया, ना ही किसी टाइप का उनको ऐसा हार्म पहुंचाया बाय वेपन्स और समथिंग। बस आपको वहाँ से यहाँ पार नहीं होना है, तो मैं आपको नहीं रोक सकता, तो मैं एटलीस्ट आपके रथ को रोक दूंगा। तो वो रथ तोड़ देते थे, बस गदा फेंकी, रथ टूट जाता था, फिर दूसरी रथ आती थी, तो काफ़ी सारा समय उसमें बीत जाता था। तो ऐसे करके वो एक कहते हैं अनकोलैप्सिबल वॉल थे, उनको खरोच भी नहीं होती थी और ना ही किसी और को आने देते थे। तो ये चीज़ें थी। तो बहुत अजीब भी लगता है कि एक टाइम पे
मेंटोर से फाइट करना, मेंटोर के सामने फेस करना एक स्पेसिफिक कंपटीशन या बैटल पर, तो इट्स वेरी हार्ड। बट वो प्रूव भी होता है कि हाउ वेल द मेंटोर वॉज, कि उन्हीं को हरा सके, इतनी कैपेसिटी रखते थे। इट इज़ वेरी गुड एंड बैड बोथ। तो इससे हम आगे और बढ़ते हैं। सो हम लोग आगे ऐसे और आगे काम करते रहेंगे। मैं इस चीज़ को फिर आगे फास्ट फॉरवर्ड करके और डिटेल बनाऊंगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।